आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। 15 अगस्त 1960 को देश की जनता के भीतर से भय त्यागने का आह्वान करने वाली यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो पंडित नेहरू जो आज़ादी की लड़ाई के शीर्ष नेताओं में एक थे, जो अद्भुत वक्ता थे, गांधी के घोषित उत्तराधिकारी थे, एक लेखक थे और जिनके मन का कोना बच्चों के साथ खेलने को आतुर रहता था। नमस्कार, मैं हूं अंजुम शर्मा और नामी गिरामी में आज बात करिश्माई जननेता और बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगर आप कभी दिल्ली में 3 मूर्ति भवन जाएं, जो पंडित नेहरू का आवास हुआ करता था, वहां आपको नेहरू के जीवन से जुड़ी चीजों को देखने और उनके लिखे को पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं पर एक गलियारे में दाईं तरफ एक तख्ती दीवार पर टंगी है जिस पर लिखा है, लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन ये अधिक उचित होता यदि वो मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। प्रथम सेवक समझने की बात नेहरू ने क्यों कही होगी? शायद इसलिए कि नेहरू एक सार्वजनिक व्यक्ति थे। वो जितने खेतों की धूल के थे उतने ही पक्की सड़क के भी थे। इस सोच के पीछे का कारण था लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था। लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने का जवाहरलाल नेहरू ने हर संभव प्रयास किया और सफल भी हुए। इसके इतिहास में न जाते हुए यहाँ केवल ये बताना चाहूँगा कि उनका हमेशा मानना था कि भारत जैसे विविधता मूलक देश में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ही लोगों को संकटों से मुक्त कर सकती है और इसके लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। इसी तरह वो प्रेस की आज़ादी के भी समर्थक रहे। कहते हैं कि पंडित नेहरू की हमेशा चाहत थी कि देश की जनता के भीतर अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क करने की वैज्ञानिक सोच पैदा हो। इसी तरह लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता भी उन्होंने मानी, लेकिन औद्योगिकरण पर भी बराबर बल दिया। नेहरू इतिहास से सीखने के हामी रहे। अतीत के पन्नों को पलटते हुए भविष्य रचना करना उनकी खासियत रही। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जवाहरलाल नेहरू के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तक हु इज भारत माता का संपादन किया है। वो बताते हैं कि पंडित नेहरू ने भारत को सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। नेहरू ने जो सबसे बड़ी देन भारत को दी वो थी अतीत के अनुभवों से सीखते हुए भविष्य की रचना करने की उमंग, और उसी के साथ आत्मनिर्भरता का सच्चा रूप। ये नेहरू की भविष्य कल्पना थी, ये नेहरू की भविष्य दृष्टि थी, जिसके कारण वे सन 48 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में सोच रहे थे, उसका गठन कर रहे थे, और सन 50 से 60 के बीच के 10 सालों में IIT की स्थापना कर रहे थे, IIM की स्थापना कर रहे थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना कर रहे थे, और साथ ही साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, यानी सचमुच प्रगति की और विकास की एक समग्र समझ, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की संतुष्टि का आधार समाज में बन सके और सरकार उस दिशा में काम कर सके। प्रोफेसर अग्रवाल नेहरू की जिस देन के बारे में बात कर रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संगीत रागी उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नेहरू कई मामलों में प्रधानमंत्री के रूप में असफल रहे। ऐसा अक्सर कहा जाता है, लोग कहते हैं, इसमें बहुत सच्चाई भी है कि भारत के विकास की एक बहुत बड़ी नींव रखी उन्होंने, लेकिन फिर एक वही सवाल आता है कि इसमें नेहरू की अपनी मौलिकता कहाँ थी।
यदि हम लैंड रिफॉर्म्स को देखें तो वो शुद्ध और शुद्ध रूप से रसिया से आया थी। और नेहरू जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने, उनको जब पता हुआ तो आकर के उन्होंने इसे आरोपित किया। बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रेरणा उनको भी वहीं से आई। लेकिन जिस बात की आज हम देखते हैं, इतने बड़े स्तर पर कोविड के समय पलायन हो रहा है, तो ये प्रश्न भी जरूर उठना चाहिए कि हमने भारत के विकास की कैसी आधारशिला रखी, जिसमें कुछ राज्य मजदूरों के सप्लायर बन करके रह गए। यानी कि नगर केंद्रित व्यवस्था, नगर केंद्रित विकास जो है, उस ढांचे को हमने खड़ा किया। गांधी जी और दीनदयाल जी को हमने पूरी तरह से भुला दिया। यदि गांधी की अर्थव्यवस्था यदि नेहरू अपनाते तो संभवतः मुझे लगता है कि ये देश आज के दिन में बहुत ही आत्मनिर्भर होता। ये थे प्रोफेसर संगीत रागी। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इतना गहरे तक प्रभावित किया है कि इतने सालों बाद भी उन पर बहस जारी रहती है। राजनीति के अलावा पंडित नेहरू का एक और पक्ष है लेखक का। नेहरू के भीतर अगर आपको उतरना हो तो उसका सबसे अच्छा जरिया उनके लेखन को पढ़ना है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां और समय समय पर दिए कुछ भाषण हैं। विश्व इतिहास की झलकियां जेल में लिखे हुए उन पत्रों का संकलन है जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। दुनिया के इतिहास को जिस सलीके से उन्होंने लिपिबद्ध किया है, राजनेता द्वारा ऐसा करने की दूसरी मिसाल मेरी सीमित जानकारी में नहीं मिलती। बीच बीच में वो जिस तरह अपनी पुत्री को समझाने का लहजा अपनाते हैं, वो बेहद दिलचस्प है। इस पुस्तक का उद्धरण आज भी कितना प्रासंगिक है, सुनिए अमन की आवाज में। कभी कभी हम इतिहास के लंबे ज़मानों पर नज़र डालते हैं तो ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि हम लोग बहुत सभ्य हैं या उन्नत हो गए हैं। सहयोग का अभाव आज भी बहुत पाया जाता है। एक मुल्क या एक कौम दूसरे मुल्क और दूसरी कौम पर खुदगर्जी से आक्रमण कर रहे हैं या सता रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से बेजा फायदा उठा रहा है। अगर करोड़ों बरस की तरक्की के बाद भी हम इतने पिछड़े और अपूर्ण हैं तो ना जाने समझदार और वाजिब बात करने वाले आदमियों की तरह व्यवहार करना सीखने में हमें और कितने दिन लग जाएंगे। नेहरू का लिखा काफी चर्चित रहा करता था, तब भी और आज भी उनके लिखे पर बात की जाती है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना है कि नेहरू के अच्छे लेखक होने के मूल में उनका अच्छा पाठक होना था। नेहरू ने 1920-21 में संभवतः जेल में रहते हुए पंडित रामनरेश त्रिपाठी से रामचरितमानस पढ़ी व्यवस्थित रूप से, और वो जो पढ़ रहे थे उसके बारे में अपने विचार गांधी जी को लिखते थे। और उस क्रम में उन्होंने एक चिट्ठी में जो बात गांधी जी को लिखी है, मुझे लगता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस पर ऐसी गंभीर और संवेदनशील टिप्पणी अन्यत्र मुश्किल से ही मिलेगी। उन्होंने लिखा कि मोर देन एनीथिंग एल्स रामचरितमानस is actually a spiritual autobiography of तुलसीदास। सचमुच रामचरितमानस या कोई भी ऐसी बड़ी रचना एक अर्थ में कवि की आत्मकथा ही होती है। और नेहरू की ये समझ रामचरितमानस पढ़ते हुए कि रामचरितमानस काव्य है, राम का चरित है, ये तो है ही, लेकिन वो बहुत गहरे अर्थ में कवि की अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वृत्तांत है, उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। और यही समझ है जो नेहरू को इतना संवेदनशील, इतना ऑब्जर्वेंट लेखक बनाती है। ये थे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। ऐसा नहीं है कि नेहरू पर सवाल नहीं उठे, बहुत उठाए गए। खासकर कश्मीर और भारत चीन संबंध के फैसलों और नीतियों को आज तक सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। न उनके प्रशंसकों की कमी है, न उनके आलोचकों की। लेकिन इन सबसे इतर एक सच्चाई ये भी है कि भारत जैसे पारंपरिक समाज को आधुनिक बनाना या उसका आधुनिकीकरण करना स्वतंत्रता के समय आसान नहीं था, और नेहरू ने उस समय इस कठिन लक्ष्य को साधने का प्रयास किया। नेतृत्व की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन जनता के नेतृत्व की ताकत उससे भी बड़ी होती है। और नेहरू नेतृत्व की ताकत के गुमान में नहीं जिए, बल्कि हमेशा जनता के नेतृत्व वाले जननेता बने रहे। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी तिलक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।